प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप उन सभी एग्जामों का लिस्ट अपने स्क्रीन पर थंबनेल में देख सकते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से लेकर के पीओ तक मैंने सारे एग्जामों का लिस्ट दे दिया है, जिसमें कि ये सारे प्रश्नों जो है पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन वाले भौतिक विज्ञान के सीरीज का छठा सेट में पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु तप्त होकर श्वेत हो जाता है, जबकि प्रवेशी संयोजी तार केवल हल्का सा ही गर्म हो पाता है, क्योंकि संयोजी तार में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाहित हो पाती है, या फिर संयोजी तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, या संयोजी तार का गलनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी है श्याम लौह का बना होता है संयोजी तार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि देखिए, जो भी विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो काफी ज्यादा जो है गर्म होकर के स्वित हो जाता है, जबकि जो प्रवेशी संयोजी तार होते हैं उसमें दो ठो, वो जो है आपका हल्का सा ही गर्म होते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो जो संयोजी तार होते हैं वो तंतु की अपेक्षा उनका गलनांक जो है काफी अधिक होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक साधारण फ्लोरोसेंट यानी प्रतिदीप्त ट्यूब में ऑप्शन ए सोडियम वाष्प भरी होती है, ऑप्शन बी है निम्न दाब पर आर्गन भरी होती है, और ऑप्शन सी है निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है, और ऑप्शन डी है पारा ऑक्साइड और नियोन भरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो है पारा ऑक्साइड और नियोन जो है वो जो फ्लोरोसेंट बल्ब होता है, ट्यूब होता है, उसमें जो है ये भरा होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? मतलब किसका उपयोग जो है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत, लौह व इस्पात, खिलौना, कांच व मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अभ्रक का उपयोग जो है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत उद्योग में जो है अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इंसुलेटर जो भी पदार्थ होते हैं उन सबको बनाने में अभ्रक का जो है उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु का, एटम का जो आपका प्रभावित त्रिज्या होता है वो होता है 10⁻⁻ मीटर। यानी कि इसको जो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, वहां पे मीटर दिया था, यहाँ पे सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी आप लोग जो है ऑप्शन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक धात्विक लक्ष्य या टारगेट पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है? तो एक इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, और ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक धात्विक जो लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर अगर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को मतलब कि हिट किया जाता है, तो वहां पर जो है आपका कौन सा किरण निकलेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी से संबंधित बात और भी याद रखिएगा कि इसका जो खोज है वो आपका रोवेंटजन ने किया था। उनका पूरा नाम जो है आपका WJ रोवेंटजन ने किया था। उनका पूरा नाम हो जाता है रो एंड जन। ठीक है, तो WJ रोवेंटसन ने जो है इसका डिस्कवरी किया है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो होता है आपका 1 से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक। तो ये इसका वेवलेंथ हो गया। बाकी अगर बात करेंगे इसका जो है कि चाल कितना होता है, तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। तो ये तीन चीजें आप लोग को याद रखना है। ये हो गया आपका जो है स्पीड इसका, ये निर्वात में कितना स्पीड से चलता है, स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड, और ये है उसका वेव लेंथ। ठीक है, और ये हो गया इसका जो है डिस्कवरी। तो ये तीन बातें जो है एक्स किरणों से संबंधित आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
दो प्रोटॉनों यानी कि धन आवेशित कणों के मध्य बल कैसा होता है? ऑप्शन ए सदैव प्रतिकर्षण बल होता है, ऑप्शन बी सदैव आकर्षण बल होता है, ऑप्शन सी है मध्य अंतराल, इनमें मध्य अंतराल अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, और ऑप्शन डी है सदैव शून्य बल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो बल होता है वो उनके बीच के अंतराल के अनुसार या तो आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 नाभिक में, ऑप्शन ए 235 प्रोटॉन होते हैं, 235 न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या चौथा ऑप्शन है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है कि यूरेनियम जो 235 का नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो बल संख्या होता है वो होता है आपका 235। देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है एक भारी नाभिक यानी न्यूक्लियस के तात्क्षणिक विघटन की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन ए है विघट नाभिका यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, या फिर जो है नाभिक विखंडन कहलाती है, या नाभिक संलयन कहलाती है, या ऑप्शन डी है अंतः स्फोट कहलाती है, इम्प्लोजन कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विघटन नाभिका कहलाती है, यानी कि जो है रेडियो एक्टिविटी कहलाती है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी होती है? ऑप्शन ए है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी है प्रकाश किरणें, और ऑप्शन सी है एक्स किरणें, और ऑप्शन डी है आपका गामा किरणें। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। जो परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है इसके फलस्वरूप गामा किरणें जो है निकलती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के दो समस्थानिक, एक U235 और एक है U238 में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है आपका दोनों का जो है परमाणु प्रोटॉन संख्या बराबर होता है। क्यों होता है देखो, ये यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है 92 और 92, ये 92 आपका बता रहा है उसका जो है परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और आप यानी कि जेड का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और जेड के बराबर ही होता है आपका प्रोटॉन का नंबर, तो इसलिए इसमें जो प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 92। लेकिन यहाँ पर जो आपका एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मास नंबर हम बोल सकते हैं यहाँ पे राउंड फिगर में, तो ये आपका जो है ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है? ये है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में आपका प्रोटॉन का जो संख्या है वो तो आपका इक्वल है 92, लेकिन आपका जो है न्यूट्रॉन का संख्या U235 के तुलना में U38 में जो है 3 अधिक है। इसमें आपका जो है 3 न्यूट्रॉन अधिक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग ऑप्शन ए चट्टानों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, या ऑप्शन बी मिट्टी की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, या ऑप्शन सी जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन डी है भवनों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक टेक्निक होता है, एक जो है आपका मेथड होता है उम्र निकालने का, मतलब काल निर्धारण करने का, ये इसका उपयोग जो है आपका जीवाश्म यानी कि जो फोसिल्स होते हैं उनका जो है आयु निर्धारण करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए कार्बन डेटिंग जो आपका समय निर्धारित करने का जो टेक्निक है, इससे हम लोग जीवाश्मों का आयु निकालते हैं कि ये कितना पुराना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन बी है कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, ऑप्शन सी है परमाणु घड़ी की सहायता से किया जाता है, ऑप्शन डी है जैव घड़ी की सहायता से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी का आयु निकाला जाता है। देखिए इससे बहुत सारी चीजें निकाला जाता है।
इस यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका एक सिस्टम है, इसके द्वारा हम लोग पृथ्वी, मैं सारे का लिस्ट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। पृथ्वी, पृथ्वी के अलावा जो है आपका पहाड़, पहाड़ के अतिरिक्त जो आपके बहुत सारी पुराने चट्टानें होती हैं, तो पुरानी चट्टानें, पुरानी चट्टानें, इसके अलावा पुरानी इमारतें, पुरानी इमारतें, इन सब का आयु जो है आपका यूरेनियम डेटिंग जो मेथड होता है, टेक्निक होता है, उसके जरिए हम लोग निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूरेनियम 235, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य, ऑप्शन ए द्वितीयक यानी सेकेंडरी न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करना है, ऑप्शन बी है द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना है, और ऑप्शन सी है विखंडनीय नाभिकियों की संख्या में वृद्धि करना है, और ऑप्शन डी है विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में, मतलब न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, इसमें जो विमंदक का काम करता है, वो विमंदक का जो काम है वो है आपका जो द्वितीय न्यूट्रॉन होते हैं, सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होते हैं, इनको जो है धीमा करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, प्रजनक यानी कि ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है, उत्पादन उससे अधिक होता है, ऑप्शन बी है विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता न हो, ऑप्शन सी है केवल भारी जल का प्रयोग हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कुछ न हो। तो देखिए, जो आपका ब्रीडर रिएक्टर होता है उसमें जो है विखंडनीय पदार्थ का जितना खपत होता है, उसका उत्पादन उससे अधिक होता है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है, परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है, और ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन है, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परमाणु विस्फोट में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलता है। इसका कारण ये है कि उसका जो द्रव्यमान होता है वो ऊर्जा में चेंज होते जाता है, बदलते जाता है, कन्वर्ट होते जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है यूरेनियम का विखंडन, ऑप्शन बी है हीलियम का संलयन, और ऑप्शन सी है हाइड्रोजन का संलयन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का संलयन। सो अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है? ऑप्शन ए है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरण, और ऑप्शन बी है विघटन नाभिकता एवं सापेक्ष सिद्धांत, और ऑप्शन सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्ष सिद्धांत, और ऑप्शन डी है विघटन नाभिका विघटन नाभिकता एवं एक्स किरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टाइन ने दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है एंगस्ट्रॉम, और ऑप्शन बी है किलोमीटर, और ऑप्शन सी है समुद्री मील, और ऑप्शन डी है प्रकाश वर्ष। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा लंबा दूरी कौन सा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा लंबा दूरी इसमें हो रहा है प्रकाश वर्ष। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, क्योंकि खगोलीय दूरी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसको जब हम लोग किलोमीटर में नापेंगे या समुद्री मील में तो बहुत ही कम होगा, और एंगस्ट्रॉम तो उसके भी कई गुना ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत छोटा मात्रक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी को मापते हैं।
तो अब इससे संबंधित कुछ बातें याद कर लीजिए। पहला ये कि एक प्रकाश वर्ष में जो है आपका 9 पॉइंट, यहाँ पर जो है पॉइंट होना चाहिए था, गलती से जो है यहाँ पे कॉलम हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। यहाँ पे टू दी पावर यहाँ पे 15 होना चाहिए था, मिस टाइप हो गया है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और भी बातें याद रख लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम में जो है आपका ये 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग -10 मीटर याद रखिएगा, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। इसके अलावा याद रखिए कि एक नाविक मील, मतलब इसको समुद्री मील बोलते हैं या नॉटिकल मील बोलते हैं, तो एक नॉटिकल मील में जो है आपका 1852 मीटर होता है। यानी कि जो है यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1852 मीटर होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 1.852 किलोमीटर होता है। और नॉर्मल जो मील होता है उसमें तो आपका 1600 मीटर होता है, 1609 मीटर होता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में जो है आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। और एक अगर माइल में बात किया जाएगा तो 1 माइल में हमने अभी भी बताया है कि ये 1600, लगभग लगभग बता रहा हूँ, तो लगभग लगभग जो है आपका 1600 मीटर के जो है बराबर होता है। तो ये करेक्ट आप लोग जो है याद रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। वो है आपका, जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौर मंडल स्थित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है एंड्रोमिडा, ऑप्शन बी है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, और ऑप्शन सी है रेडियो मंदाकिनी, और ऑप्शन डी है मेजलेनिया मंदाकिनी यानी कि जो आपका मेजलेनिक क्लाउड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे। हमारा जो सौर मंडल जिस गैलेक्सी में रहता है उसका नाम है मिल्की वे। तो इस तरीके से आज जो हमने 25 क्वेश्चन देखा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर अच्छे तरीके से मैं समझा पाया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इन सभी तथ्यों को जान सके। थैंक यू वेरी मच अगेन।